वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं आदेश कुमार सिंह एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर अपने पर्यावरण के क्रम में परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में जो भी आपके सामने प्रस्तावित ये परीक्षाएं हैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम आगे बढ़ते हुए लगातार आप देख रहे हैं प्रश्नों की एक बेहतरीन विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम आते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन। नाइट्रोजन के बाद आपको यह समझना होगा, नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। कहने का अर्थ है कि नाइट्रोजन अस्पष्ट है, सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। आपको यहां पे यह भी समझना होगा कि वायुमंडल क्या है। तो उस क्रम में आप देखेंगे कि जैसे पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार की गैसों की परतें हैं, गैसों का मिश्रण है, इसी को क्या हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से जस्ट ऊपर क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल जहां पे विमान वगैरह उड़ा करते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसके ऊपर मध्य मंडल जहां पे तारों के टूटने की घटना आमतौर पे हम देखते हैं। उसके ऊपर देखेंगे जहां पे आप विविध भारती वगैरह पे खूब धुआंधार जो है रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं, तो वहां पे जो रेडियो तरंगे वहां से वापस होकर के आयनिक गुण पाए जाते हैं, आयन मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। तो यहां से वापस आती हैं कौन? आयनिक गुण पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, आयनिक गुण पाए जाते हैं किसमें? आयन मंडल में। आयन मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। और ये जो विभिन्न प्रकार के आपके जो कार्यक्रम है रेडियो से जुड़े हुए, ये क्या है, यहीं से टकरा करके आप तक पहुंचते हैं और आप क्या क्या है विविध भारतीय 92.5 FM आदि का आनंद लेते हैं। लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। कभी कभी इसकी ही प्रतिशत के लिए आपसे पूछा जाता है, यह है 78.08। किस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है? तो नाइट्रोजन की, स्पष्ट हो गया। अब यहां पे पूछ रहा है नाइट्रोजन के बाद, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन के बाद जिस गैस की मात्रा ज्यादा है, यानी नाइट्रोजन से तो कम होगा लेकिन अन्य गैसों से अधिक है, तो वह गैस कौन है? इसमें आप देखें ऑक्सीजन, तो 20.95 के आसपास ये जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी O2 गैस। तो आपका आंसर ए सही होगा, आपका आंसर ए सही होगा। लेकिन आप इतना जानते रहिए कि ये सभी प्रक्रियाएं, जैसे यहाँ पे हम नाइट्रोजन के बाद की बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। स्पष्ट हो गया क्वेश्चन से। किसी भी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वायुमंडल के प्रति, ध्यान दीजिए यहां पे होल नहीं है, वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? प्रति इकाई आयतन पूछ रहा है, होल नहीं पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका 4%। ये जो ऑप्शन सी है आपका, ये सही होगा, सही विकल्प सी है। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह अक्रिय गैस कौन है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? वह अक्रिय गैस कौन है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ध्यान देने वाली बात है, जो वायुमंडल में पाई ही नहीं जाती वह अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम पाई जाती है, नियान पाई जाती है, ओजोन परत है, हाँ ओजोन गैस ये भी पाई जाती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, रेडान, एक नया नाम आया रेडान। रेडान एक गैस है और ये कब, इसका जो फॉर्मेशन कब होता है? जब भूकंप आता है, भूकंप आता है तब वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में क्या है? रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये भी बता दीजिए कि कैसे रेडान की गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप इतनी बातें अभी समझिए कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो भूकंप फोकस पॉइंट होता है, सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह के ऊपर जहां हमें प्राप्त होता है, पी तरंगे जो हमें प्राप्त होती हैं, उसको हम कहते हैं
उसको हम क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। अभी तक रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में क्यों बढ़ जाती है, इसके विषय में कोई वैज्ञानिक एविडेंस नहीं है। और मान लीजिए भारत में भूकंप आ रहा है तो भारत के ऊपर ही रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, अदरवाइज क्या अफ्रीका में बढ़ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो इस विषय में आप ध्यान रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसी बीच आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, वायुमंडल को कितने, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है वायुमंडल को कितने संस्तरों में बांटा गया है। ये जो वायुमंडल है यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की गैसों की परतें हैं, इन परतों को कितने मंडल में बांटा गया है? आइए ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह के जो ऊपर है पहला परत कौन है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसके बाद फिर समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल के बाद भैया मध्य मंडल। मध्य मंडल आ गया। मध्य मंडल के बाद फिर अगला आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल के बाद फिर आ गया वायुमंडल। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये 5 वायुमंडल हो गया, यानी 5 मंडलों में बांटा गया है। पूरा जो वायुमंडल है विभिन्न परतों में बटा हुआ है, लेकिन वो परतों संस्तरों की संख्या कितनी है? तो क्या है? 5 है, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। यानी क्या है? ऑप्शन आपका ए सही है। इसी बीच आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक वे है। क्वेश्चन का मंतव्य समझिए और सहजता के साथ देखिए। जितनी ही सहजता के साथ क्वेश्चन को आप क्या है रीड कर पाएंगे, क्वेश्चन के पर्पज को समझ पाएंगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अरे जलमंडल, वायुमंडल है, स्थल मंडल, ये इनमें कौन उत्पादक है? तो क्या है? ध्यान दीजिए, जो अपना भोजन, उत्पादक पूछ रहा है, उपभोक्ता नहीं। ध्यान दीजिए, जो अपना भोजन क्या है स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या है वो उत्पादक हैं। और जो हरे पौधों खाते हैं उपभोक्ता हो गए। कौन? पहले। और जो पहले खाते हैं फिर वो दूसरे हो गए। ठीक, इतनी बात आप समझिए। ये उत्पादक हैं कौन? जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उत्पादक, हरे पेड़ पौधे। इसी बीच अगला क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ध्यान दीजिए, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। लगातार तेजी से, और तेजी से, और तेजी से बताएं, और तेजी से। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? वह, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ध्यान दीजिए, जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं तो वो उत्पादक हो गए। वे जीवधारी जो हरे पौधों को खाते हैं, क्या है? ये प्राथमिक जो है उपभोक्ता हो गए। समझ रहे हैं ना? जो प्रथम उपभोक्ता कौन होंगे? वे जीवधारी जो हरे पौधों को खाते हैं। ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक की श्रेणी में आता है? गाय जीव है, लोमड़ी जीव है, भेड़िया ये भी जीव है? हाँ, तो उत्पादक कौन है? उत्पादक हरे पौधे। यहां पे क्या आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन आपका ए सही होगा। हरे पौधे, हरे पौधे हैं, हाँ हरे पौधे, सूखे पौधे नहीं। सूखे पौधे नहीं, सूखे पौधे क्या है नहीं सही होंगे, हरे पौधे ध्यान रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? आप देखिए, अभी तक बातें श्रृंखला चेन चल रही थी, हाँ अभी तक उत्पादक की बात हो रही थी। अब बात आ रही है
कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो कमेंट करिए, कमेंट करिए, 5 सेकेंड टाइम है आपके पास, कमेंट करके तुरंत बताइए। हाँ कमेंट करिए, कमेंट करिए, 5 सेकेंड समय है आपके पास, कमेंट करिए। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, यहाँ पे बकरी हो जाएगा है। हाँ हरे पौधों खाती है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, प्राथमिक, ध्यान दीजिए, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता है। हाँ तो ये बकरी हो जाएगा। चलिए भेड़िया उसके बाद वाले श्रृंखला में आएगा और पौधे उत्पादक हो जाएंगे, और ये बकरी यहाँ पे दी हुई ऑप्शन में सबसे बेहतरीन जवाब। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रजातीय समृद्धता के आधार पर, ध्यान दीजिए, प्रजातीय समृद्धता, प्रजातीय समृद्धता के आधार पर जैव विविधता मापन की कितनी विधियां हैं। तो प्रजातीय समृद्धता के आधार पर जैव मापन की 3 विधियां हैं। जैव मापन की कितनी विधियां हैं, तो जैव मापन की 3 विधियां हैं। चलिए अब 3 में कौन कौन है समझिए, अल्फा, बीटा और क्या है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा है। अल्फा बीटा गामा, ऐसे इसको मेंशन कर लीजिए, ऐसे अल्फा, हाँ बीटा और गामा, ये विधियां हैं, वैज्ञानिकों द्वारा दी गई विधियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता मापने का आधार नहीं है। यक्स विविधता, अल्फा विविधता है, बीटा विविधता है, गामा विविधता है, ये जो यक्स विविधता है यह नहीं है, यह नहीं है। आपको कम से कम इतना इस क्वेश्चन के मंतव्य को जानते हुए समझना होगा। इसी बीच अगला क्वेश्चन, अल्फा विविधता के द्वारा मापी जाती है, ठीक है, अल्फा विविधता के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, चलिए कमेंट करके बताइए। अल्फा विविधता के द्वारा मापी जाती है, प्रजातियों के गुणों के बारे में नहीं, प्रजातियों के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के बारे में नहीं, अनेक जीवधारियों के मध्य संबंध के बारे में नहीं। फिर क्या हुआ, पहला सही जवाब, पहला सही जवाब, अल्फा विविधता के द्वारा मापी जाती है। किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता के द्वारा मापा जाता है। पर्टिकुलर मान लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर जहां पे क्या है, भगवान राम गए थे हैं, हाँ दंडकारण्य क्षेत्र में है, तो विभिन्न प्रकार के वहां पे जीव जंतु हैं, जो वेरिएशन है उनकी विविधता के लिए जो संख्या अल्फा जो टेक्निक है उसका हम प्रयोग करते हैं। जैव विविधता के अल्फा टेक्निक को प्रजातियों के क्या है, जो वेरियस टाइप की प्रजाति है उनकी कुल संख्या को जानने के लिए इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यूएनओ का मौसम परिवर्तन समझौता कब हुआ। यूएनओ का मौसम समझौता परिवर्तन कब हुआ, तो 21 मार्च 1994 को हुआ। यानी क्या है, विभिन्न देश जो इसके सदस्य हैं उनके बीच में आपस में सहमत हुई, सहमत के आधार पर 21 मार्च ध्यान दीजिए, 21 मार्च 1994 ईस्वी को मौसम परिवर्तन समझौता हुआ। इसका पर्पस क्या है, मौसम के संबंध में, ध्यान दीजिए इसका पर्पस क्या है, मौसम के संबंध में शोध करना। मौसम क्यों चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट में क्यों परिवर्तन हो रहे हैं, इसी के संबंध में यूएनओ के विभिन्न देशों के बीच में एक आपसी समझौता हुआ। और ये क्या है,
एक प्रस्ताव आया और जो कि क्या है 21 मार्च 1994 को आया। तो इतनी बात यहां पे आप समझिए। इसी बीच अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट, अब ध्यान दीजिए और कमेंट भी करिए, ध्यान दीजिए और कमेंट भी करिए, किस सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ? किस सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ? और यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है इसको आप जी बना लें, इसको आप क्या है जी बना लें, G8, इसको आप G8 बना लें। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी इसी बीच क्वेश्चन के और फ्रेमिंग के विषय में हम समझें। तो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ तो कब से शुरू हुआ भैया? हाँ बताइए। देखिए जो ये पृथ्वी सम्मेलन है 1992 में ब्राजील, रियो डी जेनेरिया, ध्यान दीजिए रियो डी जेनेरिया, ब्राजील, ध्यान दीजिए ब्राजील में 1997, ध्यान दीजिए, नहीं सॉरी 1992, ब्राजील 1992। अब ये जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है और वन के संरक्षण के लिए, प्रदूषण के रोकथाम यानी रोकथाम के लिए और वनों के संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ ब्राजील के कहा? रियो डी जेनेरिया में। कब? 1992 ईस्वी को पृथ्वी सम्मेलन क्या है आयोजित किया गया। इसका पर्पस था विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को रोकना तथा वनों को क्या है कटाई कम से कम हो, वन संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड लाया गया। वहां पे क्या है पृथ्वी सम्मेलन की बात हुई। कब? 1992 ईस्वी में। अगला अगर हम बात करें G8 शिखर सम्मेलन, तो जो G8 शिखर सम्मेलन है ये 8 धनी देशों का है, 8 धनी देशों का संगठन है। ध्यान दीजिए ये संगठन है, 8 धनी देशों का संगठन है G8। अब आपको ये जान लेना होगा कि इसमें कौन कौन देश है। तो एशिया से केवल जापान, G8 में कौन कौन है? एशिया से क्या है केवल जापान है। चीजों को बहुत आसानी से समझिए, एशिया से केवल जापान है और उत्तरी अमेरिका से कनाडा है और यूएसए है। उत्तरी अमेरिका से कनाडा, यहां पे हम लिख भी दें, उत्तरी अमेरिका से कनाडा हो गया, कनाडा और यूएसए कहां से हो गया? और ये हो गया एशिया से केवल जापान, एशिया से केवल जापान ही है एशिया से। इसके बाद ब्रिटेन, ध्यान दीजिए ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान और रूस भी है इसमें, लेकिन अब रूस को निकाल दिया गया। फिर से आप समझिए, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जर्मनी भी है। जर्मनी, रूस को निकाल दिया गया, रूस को। अब इस समय ये G7 फिर हो गया, G7 हो गया। क्यों? क्योंकि रूस ने दक्षिणी ओसेतिया पर कब्जा कर लिया। उसका अपना क्या है, जहां पे रूसी लोगों की संख्या थी उसके आधार पे क्या है वहां पे वो जन्म संग्रह करा के एक स्टेट बना लिया। इसलिए उससे जो है G8 यानी धनी देशों का जो संगठन था उससे उसको निकाल दिया गया।
कि इतनी बात यहाँ पे आसानी से समझिए। रूस अब इस समय नहीं है, फिर वो G7 हो गया है। ठीक है, रूस नहीं है, फिर वो G7 हो गया है। अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। और क्या 1997 में क्योटो कहाँ है? क्योटो कहाँ है भाई बताइए? क्योटो जो है जापान में है। और ये 1997, क्योटो कहाँ है? 1997 जापान में है, जापान में है। और ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, यानी क्या है? ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। और मटेरियल प्रोटोकॉल, मटेरियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से है। ओजोन परत, ध्यान दीजिए, ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा हुआ है मटेरियल प्रोटोकॉल। आपसे यही परीक्षा में पूछ लेता है। और क्या हुआ? ये 1987 से है, ध्यान दीजिए, 1987 से, ईस्वी से। अब मटेरियल कहाँ है? ये कनाडा में भैया, कनाडा, कनाडा में एक शहर है मटेरियल। फिर से समझिए, पृथ्वी सम्मेलन किससे जुड़ा हुआ है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन जो है वन और वनों के साथ साथ यह क्या है? वन के संरक्षण के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है इनकी रोकथाम के लिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और G8 क्या है? विभिन्न प्रकार के धनी देशों का एक संगठन है, लेकिन ये इस समय G7 फिर हो गया। क्यों? क्योंकि दक्षिण ओसेतिया को रूस ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जो कि क्या है? वो अलग था। वो क्या है? अरे भाई, यूक्रेन वाले हिस्से में था वो, और उसका कब्जा कर लिया है, इसलिए उसको G8 की श्रेणी से निकाल दिया गया। इस समय G8 में देशों की संख्या G7 हो गया, यानी रूस को निकाल दिया गया। क्योटो जो प्रोटोकॉल है यह क्या? ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, 1997 में से चल रहा है। ये क्या है? जापान में सर्वप्रथम 1997 में इसकी बैठक हुई। किससे जुड़ा है? आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, हरित प्रवाह से जुड़ा हुआ है। मटेरियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। मटेरियल कहां पे स्थित है? कनाडा में। कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 1987 से इसकी शुरुआत हुई। इसी बीच अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो CH4 है, CO2 है, CFC है, N2 जो है, जो वायुमंडल में 78.08% पाया जाता है, या क्या है? हरित गृह गैस नहीं है। यानी ग्लोबल वार्मिंग को नाइट्रोजन के वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ती है। कहने का अर्थ है कि नाइट्रोजन के कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन के लक्ष्य के अनुसार, मंतव्य के अनुसार दिए गए ऑप्शन क्या है? से ग्लोबल वार्मिंग होती है। केवल नाइट्रोजन से ही ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों से निम्न रोग हो सकता है। क्या बात है? पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के सूर्य में विभिन्न प्रकार के रेस निकलती हैं। सूर्य से ही ये पराबैंगनी किरणें एग्जॉस्ट होती हैं, निकलती हैं, और आ कहां जाती हैं? समताप मंडल तक। और समताप मंडल में प्रकृति ने एक सुरक्षा कवच बनाया है। पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है, कौन? समताप मंडल में ओजोन परत। ध्यान दीजिए, ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन परत क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। कहां पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ध्यान दीजिए, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को ओजोन जो परत है अवशोषित कर लेती है, रिफ्लेक्ट भी कर देती है।
है। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। अगर ये वो अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर आ जाए तो मानव में क्या है, त्वचीय कैंसर, त्वचीय कैंसर क्या है, अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाएगा। मुख कैंसर, यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, यहां से इसका कोई अल्ट्रावायलेट से जुड़ाव नहीं है। लेकिन पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी की सतह पर आना शुरू हो जाए फिर क्या होगा, कैंसर एक घातक बीमारी वैसे ही है, त्राइमाम त्राइमाम हो जाएगा। जैसे कोरोना ने तहलका मचा दिया है वैसे ही ये पराबैंगनी किरणें यानी क्या है, ओजोन परत क्षरित हो जाए, काफी ओजोन परत का क्या क्षरण हो जाए, फिर क्या हुआ, ये अल्ट्रावायलेट रेज यानी ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या हुआ, तमाम ऐसे मानवों को जो है त्वचा रोग यानी त्वचा के कैंसर से क्या है, हाँ, सामना करना पड़ेगा त्वचा के कैंसर का। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। कहां पाया जाता है, समताप मंडल में, और 15 से 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर के बीच, ध्यान दीजिए, के बीच ये मोटी परत में रहता है। इसके ऊपर भी है, ये 0 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है ओजोन परत, लेकिन 15 से 20 क्या है, मोटी परत होती है इसकी, और इसके बाद हल्की हो जाती है। ध्यान दीजिए, इसके बाद हल्की हो जाती है। कहां पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। और सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, ओजोन परत में छेद कहां पाया गया, सर्वप्रथम ओजोन परत में छेद कहां पाया गया, सर्वप्रथम ओजोन परत में छेद, ओजोन परत में छेद, छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया, अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया सर्वप्रथम। किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा, तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने खोजा भैया, हाँ, ब्रिटेन के वैज्ञानिक खोज निकाले। अब देखिए कैसे क्वेश्चनों की फ्रेमिंग को हम लोग बेहतर करके समझ रहे हैं, पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार पुनः हम आपको लाते हैं स्क्रीन पर। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए समताप मंडल में ओजोन गैसों की एक परत पाई जाती है। ओजोन गैस कहां पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। 15 से 20 किलोमीटर के बीच में ये मोटी होती है। आमतौर पर 0 से 50 किलो आमतौर पर ये 15 से 50 किलोमीटर रेंज में पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाती है। और आप ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम ओजोन परत में छिद्र, किसने कहा कि ओजोन परत में छिद्र है भैया, तो सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने देखा और पाया कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र दिखाई दिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने देखा, तो ब्रिटेन के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र है, किसने पता लगाया, यानी किसने का अर्थ यहां पे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने पता लगाया। सर्वप्रथम किसने पता लगाया, वैज्ञानिक ने पता लगाया, ब्रिटेन के लोग थे भैया, पता लगाया। हाँ, जैसे योग के विषय में भारत ने खोजा है, हाँ, योग पद्धति जो है, हाँ, अरे योग तो समझ रहे ना, हाँ, अरे वही जो 21 जून को मनाया जाता है। योग को भारत ने खोजा, लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर छेद है ओजोन परत में, किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा, तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने खोजा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब देखिए यहां पे आपको ये समझना होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको ये जानना होगा उष्णकटिबंधीय जो मतलब
जलवायु पाई जाती है, आमतौर पर वहां लगभग वर्षा कितना होता है, तो आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। और इसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। पाए जाते हैं सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां पर पृथ्वी की सतह का वह हिस्सा जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह का वह हिस्सा जहां 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वो क्या है, वहां पे मरुस्थल पाया जाता है। इतनी बात समझ गए ना? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जारुल वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? जारुल वृक्ष, ध्यान दीजिए, जारुल वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो जारुल वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जारुल वृक्ष पाए जाते हैं। जारुल एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जो क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन वृक्ष सदाबहार वन का नहीं है? हाँ, सदाबहार वन का नहीं है। तो नारियल ये तो है भैया, बेंत ये भी है, बांस ये भी है, नहीं। शीशम, शीशम इसमें का नहीं, यानी शीशम सही है। शीशम सही है। तो निम्न में से कौन वृक्ष सदाबहार वन का नहीं है? यहां पे नहीं है पूछ रहा, तो शीशम नहीं है। शीशम इसमें का नहीं है, सदाबहार वन का ये जो है वृक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा, अब देखिए यहां पे कुछ चीजें अलग है, इसको समझिए। भारत में जो है सबसे बड़ा, ध्यान दीजिए, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हाँ, अब आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताइए, बताइए जल्दी से। हाँ, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों को, जल्दी से आप लोग बताइए कि भारत में, यानी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए जल्दी, बताइए। चलिए अब देखिए, काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। समझिए, असम, आजकल इसका नाम असोम भी हो गया, असोम। हाँ, जैसे मद्रास था, चेन्नई हो गया, असोम। चलिए, हाँ, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है भैया, कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जेके में है, जम्मू कश्मीर में है। और भैया कार्बेट, कार्बेट को बताना पड़ेगा, हैं? कार्बेट को भी बताना पड़ेगा। चलिए, कार्बेट कहाँ? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। अब चीजों को आपको समझिए, यहां पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है, और कहां पे? वो जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। ठीक है, चलिए इसी बीच अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए, किस राज्य में है? तो क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य में है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए भाई, कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भाई बताइए, बताइए भाई। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताइए, 5 सेकंड का टाइम आप लोगों को, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए चलिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहां पे पड़ता है? कहां पे है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार। और ध्यान दीजिए,
माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? एमपी, यानी क्या? मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिए, ये एमपी में हो गया। और कांगोर राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिए, कांगोर राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दोनों क्या है? दोनों छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। दोनों क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये वही छत्तीसगढ़ है जो क्या है? एमपी से टूटकर अलग राज्य बना। छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। चलिए चलिए आगे चलें। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, कहीं कहीं इसी को मिडिल बटन, मिडिल बटन, हाँ, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ये क्या है? इसी को मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान या साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसी बीच अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसमें भैया ओजोन है। ओजोन जो है प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। यहां पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। यहाँ पे वायु प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन के मंतव्य को समझिए, क्वेश्चन के फ्रेमिंग को समझिए, और तब जाकर के आप प्रश्न को बहुत ही सहजता और क्या है, तल्लीनता के साथ हल कर पाएंगे। और क्वेश्चन आपका नाम मात्र का गलत होगा, यानी क्या, बहुत कम गलती होगी, नाम मात्र का होगा, वो ह्यूमन एरर हो जाएगा, काटे नहीं, गलत नहीं होगा। अब यहां समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? इनसे कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं और इनसे ये प्रदूषण के रूप में प्रदूषक भी होते हैं। अब समझने वाली बात है कि ओजोन एक ऐसी गैस है जो क्या है? एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। यह पृथ्वी की सतह के ऊपर 15 से 20 किलोमीटर या 15 से 50 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है, समतापमंडल में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जलवायु परिवर्तन का कारण है सीएफसी गैसें, सीएफसी है, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन क्षरण। ओजोन क्या है? हाँ, सीएफसी गैसों के पृथ्वी की सतह पे वृद्धि होने के कारण ओजोन गैस में क्षरण हो रहा है। और प्रदूषण, यानी कहने का अर्थ है प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या आ रही है देश के सामने और दुनिया के सामने। अगर ऐसे ही कार्बन का उत्सर्जन होता रहा तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी की सतह पर बढ़ जाएगी। और जब ऐसे गैसों की मात्रा पृथ्वी की सतह पर बढ़ जाएगी तो विभिन्न प्रकार के जो ग्लेशियर हैं पिघलना शुरू कर देंगे और समुद्र के बीच में जो विभिन्न प्रकार के द्वीप हैं डूब जाएंगे। यानी मालदीप वगैरह क्या है, पता ना चलेगा अगले जो है 100 सालों में। इतनी बात को आप समझिए। इसमें क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो यहाँ पे सभी कारण है, सभी कारण है जलवायु परिवर्तन के। क्या है? सभी कारण है। ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन में क्षरण भी है। ओजोन परत कारण नहीं है, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रदूषण भी। इसी बीच अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? मनी प्लांट लगाइए, धुआंधार धन घर में आएगा, वर्षा हो जाएगी, छप्पड़ फाड़ के धन में आ जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बताइए कमेंट करके। अगर मनी प्लांट लगाने से ही धन में खूब, हाँ, छप्पड़ फाड़ के पैसा आ जाए, अगर मनी प्लांट लगा दिया जाए और घर में छप्पड़ फाड़ के पैसा आ जाए तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? काम करने की जरूरत क्या है? विभिन्न प्रकार के हैं, हाँ,
लखनऊ, देहरादून, बनारस, प्रयागराज की धरती पर, दिल्ली में वगैरह बैठ के रोड के किनारे हैं कुछ भविष्य बता। हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे, देखिए ज्योतिष एक विज्ञान है, वो अलग चीज है, लेकिन जो दूसरों का भाग्य बदलते हैं कि ये अंगूठी ले लीजिए तो इतना कल्याण हो जाएगा, ये अंगूठी लेंगे तो करोड़पति हो जाएंगे, तो फिर रोड पे बैठ के ऐसा क्यों कर रहे हैं? जरा लॉजिक लगाइए, रोड पे बैठ के ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपना भाग्य न बदल लें, अपना भाग्य न बदल लें, तो बिना कर्म किए भाग्य नहीं बदलेगा। कहने का अर्थ मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूं कि मनी प्लांट निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो मनी प्लांट, अमरबेल, फर्न नहीं है। फिर कौन है? लाइकेन। लाइकेन गुड आंसर। ये सूचना देता है जब कभी आपकी बॉडी में कोई मिस्टेक होता है, मान लीजिए बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कुदरत करे, भगवान करे किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना, हम तो यही चाहते हैं हॉस्पिटल है दुनिया में बंद हो जाए। हाँ, हमारी सोच यही हॉस्पिटल में बंद हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये भी हॉस्पिटल भी रहना चाहिए। हाँ, सभी क्या है, एक जोड़ है, मानव समाज के सभी हॉस्पिटल भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए भाई, कब क्या हो जाए। तो ये लाइकेन एक जय सूचक है, ध्यान दीजिए। लाइकेन क्या है? लाइकेन जैव सूचक है, प्रदूषण बढ़ रहा है। किसका? वायु प्रदूषण का सूचक है, सूचक है, सूचना देता भैया। हाँ, सूचक है, जैव सूचक है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। कौन? लाइकेन पौधा जो है ये सूचक, वाहक का काम करता है, सूचना देता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। कौन प्रदूषण? वायु प्रदूषण। इतनी बात समझ गए? तो समझ रहे हैं ना? तो हमारे इस लिंक को शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और क्या है, आपके जो परिजन हैं, जो छोटे टाउन कस्बे गांव में रहते हैं, उन तक भी हमारे लिंक पहुंचाइए, और वो भी अपने जीवन में क्या है, समस्याओं को हल करने का प्रयास करें, जीवन में आगे बढ़ें। हाँ, देखिए हमारे प्लेटफॉर्म का एक बड़ा उद्देश्य है, हमारा भी है और हमारे प्लेटफॉर्म का भी, कि बहुत लोगों तक हमारे जो है चीज़ों को, कंटेंट को पहुंचे, लोग जाने समझे और अपने जीवन को क्या है, बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसी बीच आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसमें देखिए, डायनमो नहीं, मोटर विद्युत नहीं, सौर फोटोवोल्टिक सेल, सौर फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा, यहाँ पे वोल्टिक सेल के द्वारा क्या है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। सौर ऊर्जा को, यानी सनलाइट जो है, सनलाइट बहुत असीमित भंडार है, लेकिन क्या है, एक ऐसा समय भी आएगा सूर्य भी रोशनी देना बंद कर देगा। इस संसार में, इस धरती पर जो भी आया है उसको जाना होगा, चाहे वो जाने का मतलब नष्ट होना होगा, चाहे वो जड़ जगत हो चाहे जीव जगत हो, मतलब उसके रूप में जो है बदलाव होगा, निश्चित रूप से होगा। और यदि नहीं बदलेगा, कोई जीव है वो कहेगा हम नहीं बदलेंगे, न बदलेंगे, फिर क्या होगा, प्रकृति उसको ले लेगी। डायनासोर भी एक समय ऐसा आया था, बहुत शक्तिशाली हो गए थे और प्रकृति के विरुद्ध ज्यादा काम करने लगे, फिर डायनासोर ने क्या है, उनको समाप्त कर दिया। सॉरी, प्रकृति को किसने समाप्त? प्रकृति ने डायनासोर को क्या किया? समाप्त कर दिया है। प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने लगे। तमाम ऐसे प्रकृति के जीव जंतुओं थे, उनको क्या है, वो शिकार करते थे और बहुत नुकसान ज्यादा करने लगे, प्रकृति कुपित हो गई, डायनासोर का क्या खेल है, खत्म हो गया। यहाँ पे इतनी बात आप समझिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला काम सौर फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा किया जाता है। इसी बीच अगला प्रश्न, सौर सेलें बनी होती हैं अर्धचालक से। सौर सेलें तो बनती हैं, ध्यान दीजिए, सौर सेलें बनी होती हैं अर्धचालक, और उस अर्धचालक में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो उस मरकरी, ध्यान दीजिए, मरकरी उसमें प्रयोग किया जाता है। मरकरी सही आंसर, यानी विकल्प डी आपका सही है, सही जवाब। इसी बीच अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन कब शुरू किया गया? ध्यान दीजिए,
जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन कब शुरू किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन 2009 में शुरू किया गया। ध्यान दीजिए, जब यूपीए की सरकार थी तो 2009 में जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन शुरू किया गया। क्योंकि आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के जो अपने गांव हैं, पहाड़ी कुछ इलाके हैं जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के बहुत ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पे क्या है, बिजली के तार खंभे वगैरह लगाना पहुंचाना संभव ही नहीं था। तो उस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे 2009 में, माननीय जो है जानते हैं मनमोहन जी, उन्हीं के नेतृत्व में एक प्लान, एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि और जवाहरलाल नेहरू के नाम से उनका नाम रखा गया, राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत किया गया 2009 में। तो उन घरों में, उन जगहों पर सोलर जो पैनल के माध्यम से विद्युत की व्यवस्था करने का एक प्लान किया गया, मेगा प्लान था, काफी सफल भी रहा, काफी हद तक सफल रहा। तो 2009 में उसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुलभ, क्या बात है, क्या बात है और क्या है, इसको समझिए। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से माननीय बिंदेश्वरी पाठक जी को तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। यदि हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो ऐसे सभी भाई बहनों, करोड़ों भाई बहनों की तरफ से मैं उनको क्या है, आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जिसने क्या है, पूरे भारत का सोशल सिस्टम का जो सोशल सिस्टम है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रिवोल्यूशन ला दिया, क्रांति ला दिया। वो पर्सन कौन है? माननीय बिंदेश्वरी पाठक जी, माननीय परम आदरणीय पाठक जी, बिंदेश्वरी पाठक जी। क्रांति लाया किसने? सोशल सेक्टर में। जैसा कि आप जानते हैं, तमाम ऐसे राजस्थान के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, हम बात कर रहे हैं उत्तरी महाराष्ट्र के विषय में, उत्तरी जो हैदराबाद के इलाकों में मैला ढोने की प्रथा थी। सिर पे लोग, तमाम प्रकार की माताएं बहनें हमारे सिर पर मैला रखकर धोती थी। लेकिन मैं परम आदरणीय, और एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूं, आभार उनका व्यक्त करना चाहता हूं, बिंदेश्वरी पाठक जी का, जिन्होंने सुलभ इंटरनेशनल शौचालय, सुलभ इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बनाया है। विभिन्न प्रकार के शहर हैं, कोई ऐसी छोटी मोटी जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए जो अनैच्छिक क्रिया में आती हैं, नहीं हो पाता था, तमाम माताएं बहनें बहुत कष्ट का अनुभव करती थी। और यही वो पर्सन है, बिंदेश्वरी पाठक, पूरे भारत के अंदर क्रांति ला दिया। सुलभ इंटरनेशनल जो शौचालय, जो सार्वजनिक शौचालय है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सर्वप्रथम अगर किसी पर्सन ने आया तो ये बिंदेश्वरी पाठक जी ने क्रांति ला दिया। धन्य है ऐसी, मैं इस धरती को सलाम करता हूं और इनके विचारों को, इनके सिद्धांतों को, इनके द्वारा किए गए कार्यों को तहे दिल से सलाम करता हूं। सलाम करता हूं इस पर्सन को, जहां भी हो, बहुत ही देश के लिए रचनात्मक काम करते रहें, ऐसी दुआएं मैं करता हूं। चलिए अगली बात करें वंदना शिवा की। ये पर्यावरणविद हैं। अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं भाई, राजस्थान के। हाँ, राजस्थान के क्या है, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं। गहलोत साहब राजनीति से जुड़े हैं। और इंद्र कुमार गुजराल भारत के पीएम थे भाई, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। हाँ, संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्राइम मिनिस्टर हुए थे, ठीक है। इतनी बात यहां समझिए। अशोक गहलोत एक राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में राजस्थान जैसे राज्य के, जो बड़ा राज्य है, उसके सीएम हैं। वंदना शिवा एक पर्यावरणविद हैं। बिंदेश्वरी पाठक
धन्य है, ये भारत भूमि धन्य है ऐसे वीर सपूत को पैदा करके, जिसने क्या है भारत जैसे विभिन्न जातियों, विभिन्न समूहों में बिखरी हुई जनता को, बिखरे हुए लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया। नेशनल इंटीग्रेशन के, मॉडर्न नेशनल इंटीग्रेशन के अगर मैं जनक कहूं तो गलत ना हो, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय के कॉन्सेप्ट अवधारणा को माननीय बिंदेश्वरी पाठक जी ने क्या सोचा और किया और करके दिखाया। सोचा, किया और करके दिखाया भी। चलिए, आज भारत शौचालय के प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से, आपको भी महसूस होता होगा। इसी बीच अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? MIC, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ क्या, एक कारखाना था भोपाल के अंदर 1984 में। कहा जाता है कि 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड एक विशेष प्रकार के केमिकल हैं, जिनके रिसाव से 1984 में 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। और क्या है, तो कुछ लोगों को तो यह भी कहना है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, कि कई हजार लोग मारे गए थे, लेकिन ये कुछ लोगों का कहना है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं। मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है, एक हानिकारक जो है, एक हानिकारक केमिकल। इसकी वजह से तमाम प्रकार के हमारे भाई बहन भोपाल के उस पर्टिकुलर जहां पे इसका प्रभाव पड़ा, आज इस दुनिया में नहीं है। तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी भी तमाम प्रकार के इससे होने वाले, इसके रिसाव से विभिन्न प्रकार के जो नुकसान होते थे, आज भी सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें हुई। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो 1984 में हुई थी। ध्यान दीजिए, 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। 1984 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अनुमानित लोग कितने में मारे गए? लगभग 2000। किस केमिकल के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में पुनः हम नए सेगमेंट के क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।